सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और मैं अपने संचित वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो अपने आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी शिक्षा के उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में। तो जो वर्गीकरण का पहला टॉपिक है ज्ञानात्मक, 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं। ज्ञानात्मक वर्गीकरण, भावात्मक वर्गीकरण एवं साइकोमोटर डोमेन यानी मनोचालक वर्गीकरण। तो मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सबसे पहला है यानी ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र, इसका नाम पता चल रहा है, इसका कीवर्ड क्या है, इसके नाम से समझते हैं कि ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है शिक्षा के, ज्ञानात्मक जो ज्ञान से संबंधित है के उद्देश्यों का वर्गीकरण किस प्रकार। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसका प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, इसे किसने लाया, ये किस प्रकार, इसका क्या महत्व है। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य आते हैं जो व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन तथा समस्या आदि से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन से उद्देश्य आते हैं? जो व्यक्ति के ज्ञान, ऑब्वियसली जब ज्ञानात्मक क्षेत्र है तो उसका ज्ञान से तो लेना देना है ही है। तो चिंतन मनन, जो व्यक्ति चिंतन करता है, लॉजिक लगाता है, किसी चीज में तर्क देखता है, तर्क से उसका चिंतन करता है कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये ऐसा, तो इस प्रकार। फिर समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, की समस्या क्या है उसका समाधान कैसे करेगी, तो जब चिंतन करेगा, मनन करेगा, तर्क लगाएगा तभी तो समझेगा, आदि से संबंधित होते हैं। फिर ब्लूम तथा उसके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक व कॉग्निटिव डोमेन 1956 में लिखा है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ब्लूम और उनके सहयोगी जो थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1956 में अपनी पुस्तक जो थी उनकी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कॉग्निटिव डोमेन, तो ज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण यानी जो ज्ञान है उसका पुनः स्मरण करना या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या क्या होता है? पुनः स्मरण यानी किसी चीज को रिमेम्बर करना, किसी चीज को समझना, जिसको हम अंग्रेजी में रिमेम्बर बोलते हैं। फिर पहचानना, आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रही, कैसे हो रही, उसका उपाय क्या है, सॉल्विंग क्या है। तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास, बौद्धिक हमारे अंदर ये पुनः स्मरण का विकास हो, पहचान का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तथा बौद्धिक जो योग्यताएं हैं, इंटेलिजेंट है, हमारी बुद्धि है या हमारा विकास है, हमारा जो बौद्धिक योग्यताओं में हमारा क्या क्या हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, इन सब कौशलों, स्किल के डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। ब्लूम तथा उनके सहयोगियों के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष में जिन बातों को समाहित माना जा सकता है वह निम्नवत है। कौन कौन सी है? वह 8 बातें हैं यहाँ पे जिसको हम समझते हैं। पहला है विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, यानी जो चीज हम पढ़ रहे हैं, हम मान लीजिए एक उदाहरण से देखते हैं कि हम क्लासरूम में है, कुछ पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो फिर हम विशिष्ट तथ्यों, जो तथ्य है मतलब स्टेटमेंट है, उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है विशिष्ट तथ्यों को उपयोग में लाने की विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें हम उपयोग में लाएं जिससे बालक को लाभ पहुंचे, शिक्षक को लाभ हो, उसकी टीचिंग प्रोसेस प्रक्रिया में जब बालक की ज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास से। और जैसे जब हम शैक्षिक उद्देश्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बहुत एक ब्रॉड एरिया होता है, तो उसको जब हम 3 भागों में बेंजामिन ब्लूम ने डिवाइड किया है, विभाजित किया है, तो उसको विशिष्ट तथ्यों के उपयोग लाने वाली विधियों का ज्ञान होता है। यानी जो विशिष्ट तथ्य है, हम अपनी क्लास में है, हम टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, नॉलेज गेन की जा रही है, तो उसको उपयोग में। फिर तीसरा है परंपराओं तथा मान्यताओं का ज्ञान, हमें परंपराओं एवं मान्यताओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि भारत एक बड़ी विशाल आबादी का देश है, तो वहाँ पे अलग अलग परंपराएं
सभ्यताएं हैं, बोलियां हैं, भाषाएं हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग धर्म हैं, तो उन सब के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। चौथा है प्रवृत्तियों तथा प्रक्रियाओं का ज्ञान। प्रवृत्तियों यानी टेंडेंसीज क्या चल रही है, चलन क्या, प्रवृत्ति क्या है, प्रक्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए, प्रोसेस का। फिर पांचवा है वर्गीकरण तथा विभाजनों का ज्ञान, यानी वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को। फिर छठवा है मानदंडों का ज्ञान, यानी मानदंड जो होते हैं, जब हम मापन या मूल्यांकन में पढ़ते हैं, मनोवैज्ञानिक मापन या मूल्यांकन में, उच्च शिक्षा में हुए या हम स्नातक पर स्नातक में रहते हैं तो उसको पढ़ते हैं कि एक मानक होता है किसी चीज के लिए, उन सब चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए। फिर सातवां है विधियों तथा प्रविधियों का ज्ञान। विधियों, मेथड, जैसे बोलते नहीं टीचिंग मेथड होता है, जब हम यूजीसी नेट का पेपर देने जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं या हम इवन अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमें विधियों का, या इससे हम बीएड एमएड कर रहे हैं तो प्रविधियों का ज्ञान यानी टेक्नोलॉजीज का ज्ञान होना चाहिए। फिर आठवां सिद्धांतों तथा सामान्यीकरण का ज्ञान। सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है। मान लीजिए हम शिक्षा के क्षेत्र से हैं, हमारा शिक्षा से लेना देना है, हम शिक्षक हैं या हम विद्यार्थी हैं, तो सिद्धांत शिक्षा, सबसे पहले टॉपिक तो हमारा यही आएगा ना कि शिक्षा, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के सिद्धांत क्या है। और सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो हम रूल, हम कोई रिसर्च करते हैं या कोई आइडिया अपना बाहर लाते हैं रिसर्च करके, तो वो सभी चीज पे समान बैठना चाहिए पूरे विश्व में, या हमारे देश के पर्टिकुलर जनसंख्या के मामले में हो गया या कोई भी चीज हो गया, तो उसका हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब हम एक अच्छे ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण कर पाएंगे। ब्लूम के अनुसार उपरोक्त वर्णित ज्ञान प्रारंभ में स्मृति के दोनों स्तरों प्रत्यास्मरण रिकॉल तथा पहचान रिकॉग्निशन पर प्राप्त होता है। यानी ब्लूम क्या कहते हैं, ब्लूम के उपरोक्त जो मैंने बताया अभी आपको 8 जो चीजें हैं वर्णित स्मृति के प्रारंभ में, ये स्मृति के दोनों स्तरों यानी रिकॉल और रिकॉग्निशन पर प्राप्त होता है। किसी चीज को हम बार बार रिकॉल करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, स्मरण करते हैं, उसको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसके उपरांत बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन स्तरों पर उपरोक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके उपरांत क्या होता है, पहले हमें स्मृति के दोनों स्तरों प्रत्यानमण पर ज्ञान एवं पहचान होनी जरूरी है। उसके बाद इसके उपरांत क्या होता है, बोध हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण हो गया, एनालिसिस, संश्लेषण तथा मूल्यांकन स्तरों पर उपरोक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी जो ये 8 ज्ञान है, इनकी इन सब स्तरों पर भी प्राप्ति होती है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम 4 उपभागों में से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से भाग हुए, सबसे पहले ज्ञान हो गया यानी नॉलेज हो गया। इस उद्देश्य की मुख्य विशेषता पुनः स्मरण है। ज्ञान क्या है, इस उद्देश्य की कीवर्ड है इसका कि इस उद्देश्य की मुख्य विशेषता क्या है, पुनः स्मरण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले व्यक्ति की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। ज्ञान उद्देश्य सीखने वाले की उन क्रियाओं का वर्णन करता है जो मुख्य रूप से स्मृति से संबंधित होती हैं। यानी हम क्या याद करते हैं, हम क्या रिमेम्बर करते हैं, क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर है दूसरा बोध यानी कंप्रेहेंशन। ज्ञान के उपरांत बोध का क्रम आता है। ज्ञान यानी नॉलेज हो गया, बोध यानी कंप्रेहेंशन यानी कोई पैराग्राफ हो गया, कोई चीज हो गई, किसी टॉपिक पे हम पढ़ रहे हैं। हम मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण पढ़ रहे हैं, तो उसमें वायु प्रदूषण पढ़ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से उस चीज में हमें एक बोध होना चाहिए इस स्तर पर। फिर तीसरा है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। फिर हम उसे अनुप्रयोग उद्देश्य स्तर पर छात्र विभिन्न स्थूल अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान व बोध के आधार पर किए गए अमूर्तकरण अब्स्ट्रैक्शन का उपयोग करते हैं। अनुप्रयोग स्तर पर क्या होता है, छात्र विभिन्न अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में, विभिन्न प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियों में अपने ज्ञान और बोध के आधार पर, जो उसका ज्ञान है और जो उसका बोध है, समझ है, उसके आधार पर अमूर्तकरण का उपयोग करते हैं। फिर है चौथा विश्लेषण।
विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत वे व्यवहार आते हैं जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होते हैं। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत क्या व्यवहार आते हैं? जो उसे सूचना प्राप्त हुई है, बालक को, विद्यार्थी को या शिक्षक को, उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने से संबंधित होते हैं। यानी उसका एनालिसिस हमने कर दिया उसको विभिन्न भागों में, तब हमें वो अच्छे से समझ आएगा। तो फिर उसके बाद होता है संश्लेषण। संश्लेषण में क्या करते हैं? संश्लेषण में विभिन्न तत्वों यानी जो एलिमेंट्स हैं तथा भागों को क्रमबद्ध करके समग्र की रचना करना सम्मिलित होता है। यानी संश्लेषण में जो विभिन्न एलिमेंट्स है, कई एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एक पैरा हो गया, एक व्याख्यान हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम विभिन्न एनालिसिस करते हैं छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ने की। और वहीं संश्लेषण में हम क्या करते हैं, विभिन्न तत्व जो एलिमेंट्स हैं, भाग हैं, उनको क्रमबद्ध करते हैं यानी सीरीज में लगाते हैं, फिर उसकी रचना करते हैं। फिर है आखिरी है छठवां मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। मूल्यांकन ज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वाधिक उच्च स्तर है। मूल्यांकन क्या है? ज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वाधिक उच्च स्तर है। किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक सामग्री तथा विधियों के मूल्य के निर्धारण से संबंधित निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन में क्या बताया जा रहा है? जब हम सारी चीज कर लेते हैं, उसके बाद जब हम एनालिसिस कर लिया, संश्लेषण कर लिया, नॉलेज हो गई, हमने बोध कर लिया इस प्रकार से, उसके बाद जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तो इसके लिए क्या होता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी हमारा कोई उद्देश्य, हम टीचिंग कर रहे हैं, हमारा कोई गोल है ना कि हमारे छात्र को ये चीज याद होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए। आज की क्लास में हमारा इतना से इतना हमें पढ़ाना, इतना पढ़ना, इतना टॉपिक हमारा कवर होना चाहिए, वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो मूल्यांकन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक जो सामग्री तथा विधियों के मूल्य के निर्धारण से निर्णय लेना मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। यानी आवश्यक सामग्री हुई या विधियों के, जो विधि हुई, मेथड हुए, उनके मूल्य यानी वैल्यूज के निर्धारण से जो संबंधित निर्णय लेना होता है, मूल्यांकन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विभिन्न परिस्थितियों के सीमा तक दी गई आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है। इस संबंध में गुणात्मक तथा मात्रात्मक निर्णय लिए जाते हैं। यानी विभिन्न परिस्थितियां अलग अलग हैं कि किस सीमा तक जो आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है हमारे छात्र की, इस संबंध में हम गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव निर्णय लिए जाते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा ये आज का वीडियो आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा, या आपके लिए नॉलेज भरा या ज्ञान से भरा हुआ होगा। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी सीखने वालों का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार।